नमस्कार, मैं डॉक्टर डिम्पल मिश्रा, तारा सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक हैदराबाद। आज मैं आपसे एक टॉपिक पर डिस्कस करने चाहूँगी जिसमें ये होगा कि क्या सारे इनफर्टिलिटी के पेशेंट को आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक कपल को प्रेगनेंसी के लिए क्या वो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है जो मिनिमम एटलीस्ट फुलफिल होना चाहिए। तो सबसे पहले एक महिला के लिए आते हैं। महिला में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिनका नॉर्मल होना जरूरी होता है एक प्रेगनेंसी के लिए। सबसे पहले आते हैं यूट्रस। यूट्रस मतलब बच्चादानी, जिसके अंदर जो बेबी आती है। तो यूट्रस का नॉर्मल होना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए यूट्रस में कोई गांठ ना हो, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियल कैविटी मतलब जिसके अंदर बेबी रहते हैं उसके अंदर कोई मांस न निकला हो जिसको पॉलिप कहते हैं, ये ना हो, कोई फाइब्रॉइड गांठ ना हो जिसको सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड कहते हैं। यूट्रस का इनर लेयर ये एंडोमेट्रियम कहते हैं इसको। यूट्रस का एंडोमेट्रियम जो है हेल्दी होना चाहिए क्योंकि बेबी जो है इसी इनर लेयर में कहीं आके चिपकता है जिसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इम्प्लांटेशन अगर प्रॉपरली ना हो तो काफ़ी पेशेंट को प्रेग्नेंट तो हो जाते हैं बट वो उनको अबॉर्शन हो जाते हैं। तो यूट्रस का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा हेल्दी होने के अलावा यूट्रस की मॉर्फोलॉजी मतलब यूट्रस का बनावट, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें यूट्रस की बनावट में प्रॉब्लम होती है। उस कंडीशन में भी जो है वो प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि यूट्रस का और ट्यूब का करेक्शन जो है डिस्टर्ब हो जाता है। मान लीजिए यूट्रस की बनावट जो नॉर्मल है उसे थोड़ी डेविएट हो जाएगी तो यूट्रस और ट्यूब का जो ये नॉर्मल कनेक्शन है ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो ट्यूब जो कि ओवरी से एग ले लेता है वो फिर यहाँ तक तो आ जाएगा। फिर आने के बाद यहाँ पे अगर ये जो एरिया है वो अगर नॉर्मल ना हो तो वो फिर यूट्रस के अंदर नहीं आ सकता। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे बोलना चाहूँगी मैं कि जब एक पेशेंट का ओवुलेशन का टाइम आता है तो वो जो एग है वो यहाँ से ओवरी से ट्यूब उसको पिकअप करता है। एग ट्यूब में ही वेट करता है, ट्यूब में वेट करता है स्पर्म का। तो स्पर्म जब यहाँ यूट्रस के अंदर होते हैं तो एग जो है अच्छी क्वालिटी का एग बेस्ट क्वालिटी के स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये जो स्पर्म है ये यहाँ पे जाता है। फर्टिलाइजेशन जो है एग और स्पर्म का जो है वो ट्यूब में होता है। उसके 2-3 दिन के बाद वो जो है एम्ब्रियो जो वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो बनता है वो यूट्रस में आ जाता है। तो सेकेंड हम लोग आएंगे ट्यूब्स पे। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि ये अगर एनाटॉमी मतलब यहाँ का ये जो बनावट है ट्यूब का और यूट्रस का अगर ये नॉर्मल नहीं रहेगा तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो बनता है वो इधर नहीं आ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में भी पेशेंट को प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा आते हैं ट्यूब। जैसा कि मैंने आपको बताया ट्यूब वो स्ट्रक्चर है जो ओवरी को कनेक्ट करता है यूट्रस से। ये एक चैनल एक कह सकते हैं एक पाइप का काम करता है यहाँ से एग लेके यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने का और इधर से स्पर्म लेके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने का। तो मान लीजिए किसी कारण से ट्यूब्स में अगर ब्लॉक होते हैं जो कि मैक्सिमम का जो कि इंपॉर्टेंट कारण होता है कुछ इन्फेक्शन होना, ट्यूबल इन्फेक्शन होना, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होना, ऐसी कंडीशन में ट्यूब में कहीं पे भी ब्लॉक हो जाते हैं। वो ब्लॉक यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं। ऐसे ब्लॉकेज की वजह से एग जो है वो यूट्रस के अंदर नहीं आ पाता, स्पर्म जो है वो ट्यूब में नहीं जा पाता, तो प्रेगनेंसी भी नहीं आती। दूसरी कंडीशन है कि ओवरीज। ओवरीज तो बहुत हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर एग होगा ही नहीं तो प्रेगनेंसी कहाँ से आएगा। तो अब ओवरीज में भी सब कुछ मतलब मंथली पीरियड होना चाहिए। पीरियड होने के अलावा मंथली आपका एग रिलीज होना चाहिए, तब जाके ये प्रेगनेंसी जो है आ सकती है। और हम लोग नेक्स्ट आते हैं, हो गए पहले महिलाओं में हो गए यूट्रस हेल्दी होना चाहिए, ट्यूब्स हेल्दी होना चाहिए और ओवरीज हेल्दी होना चाहिए, वहाँ से एग का रिलीज होना चाहिए। और नेक्स्ट आते हैं पुरुषों में जो है उनका जो सीमेन एनालिसिस है, सीमेन प्रोफाइल है वो नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल जो है WHO के क्राइटेरिया के हिसाब से उसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं, जहाँ पे काउंट जो है वो कम से कम 15 मिलियन होना चाहिए। मॉर्फोलॉजी मतलब स्पर्म की जो बनावट है वो कम से कम 4% होना चाहिए। वाइटलिटी मतलब स्पर्म कितना वाइटल है उसके में कितनी जान है वो कम से कम 56% होना चाहिए। मोटिलिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पर्म के लिए क्योंकि स्पर्म अगर मोटाइल है तभी वो एग तक पहुंच सकता है, वो जो है एटलीस्ट फर्स्ट आवर में प्रोग्रेसिव मोटिलिटी जो है 32% होनी चाहिए। तो ये सब क्वालिटी जो है इस स्पर्म की होनी चाहिए, तब हम लोग कह सकते हैं हाँ सीमेन एनालिसिस जो है नॉर्मल है
ये प्रेगनेंसी आने की संभावना है। बट एनी डेविएशन, मतलब ये नॉर्मल फीमेल प्रोफाइल से अगर कुछ डेविएशन होता है तो प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम होती है। तब ये इंपॉर्टेंट 4 क्राइटेरिया हैं जो एक पेशेंट को प्रेग्नेंट होने के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल यूट्रस का होना, नॉर्मल ट्यूब्स का होना, नॉर्मल ओवरीज एंड एग रिलीज होना और हस्बैंड की फीमेल प्रोफाइल का नॉर्मल होना। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि मान लीजिए किसी पेशेंट में इन चारों में से कहीं कुछ प्रॉब्लम आई, तो ऐसा है क्या कि सारे पेशेंट को हम लोग को आईवीएफ ही करना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हम लोग आते हैं आईवीएफ होने के 2 कैटेगरी को डिवाइड करते हैं। एक होते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब वहाँ पे हमें आईवीएफ ही करना पड़ेगा, नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं आएगी। दूसरा आते हैं रिलेटिव, जहाँ पे आईवीएफ करना बेहतर होगा बट जरूरी नहीं है कि बस आईवीएफ से ही प्रेगनेंसी आएगी। तो हम लोग सबसे पहले एब्सोल्यूट में आते हैं। एब्सोल्यूट में सबसे पहले आ जाता है ट्यूब्स की प्रॉब्लम। ट्यूब्स में अगर ब्लॉकेज है या ट्यूब्स में हाइड्रोसेल्पिंग्स है, हाइड्रोसेल्पिंग्स मतलब ट्यूब्स में पानी भर जाता है, वो पानी इन्फेक्शन वाला हो, इन्फेक्शन वाला ना हो, वो 2 टाइप के होते हैं। तो जिसको पायोसेल्पिंग्स कहते हैं अगर इन्फेक्शन है, हाइड्रोसेल्पिंग्स कहते हैं अगर उसमें पानी है। तो ऐसी कंडीशन में जो है हमें आईवीएफ करना पड़ता है, क्योंकि ये जो पानी है वो गैमेटोटॉक्सिक होता है। गैमेटोटॉक्सिक मतलब एग के लिए और स्पर्म के लिए हेल्दी नहीं होता, वो उसको मार देता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये जो ट्यूब्स है जिसमें प्रॉब्लम है उसे हमें निकालना पड़ता है, जिसे सल्पिंजेक्टोमी कहते हैं। उसे रिमूव करके हम लोग फिर आईवीएफ करते हैं। तो ये रहा पहला एब्सोल्यूट क्राइटेरिया जहाँ पे हमें आईवीएफ करना पड़ता है। दूसरा होता है कि ट्यूब्स में ब्लॉक हो गए। मान लीजिए ट्यूब्स में मैसिव ब्लॉक हो गया तो एग का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता। ऐसे कंडीशन में हम लोग ओवरी से एग लेके उनका आईवीएफ करते हैं। दूसरी कंडीशन है मेल फ्रैक्चर, जहाँ पे जिसको कहते हैं ओलिगो एस्थेनो टेरेटोजूस्पर्मिया। ओलिगो मतलब कम, एस्थेनो मतलब जो है उसकी मोटिलिटी अच्छी नहीं है, टेरेटो मतलब मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है। मतलब अगर स्पर्म की काउंट कम है, मोटिलिटी अच्छी नहीं है, मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, ऐसे कंडीशन में जो है हम लोग आईवीएफ रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आईवीएफ हम लोग बेस्ट क्वालिटी के स्पर्म लेते हैं और इससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हम लोग थर्ड आते हैं पेशेंट का एज। मान लीजिए एक पेशेंट जो है 37 ईयर्स की है या उससे ज़्यादा की उम्र है। जैसा कि सबको ही पता है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है महिला का जो है ओवरी का भी एज बढ़ता है, एग का जो क्वालिटी कम होता जाता है, तो उनके पास टाइम कम है नेचुरल कोशिश करने के लिए। जबकि हम लोग कहते हैं कि 1 साल तक ट्राई करो, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रहा। ऐसे पेशेंट जिनको फास्ट प्रेगनेंसी चाहिए, ऐसे कंडीशन में भी हम लोग उन्हें आईवीएफ एडवाइस करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पीसीओडी के पेशेंट, जो कि ओवरीज की प्रॉब्लम है। पीसीओडी के पेशेंट में क्या होता है, एग रिलीज नहीं होता। एग रिलीज नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं आएगा। तो हम लोग उसके लिए कुछ दवाइयाँ देके, जिसमें टैबलेट्स होंगे, इंजेक्शन होंगे, वो देके हम लोग उनकी एग को रिलीज कराते हैं। बट कुछ पेशेंट में ऐसा भी होता है कि एग तो रिलीज होती है फिर भी वो पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं होते, जिससे कि हम लोग उसमें ऐसे पेशेंट को फिर हम लोग आईवीएफ रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम है एग का रिलीज ना होना। तो एग तो अब रिलीज हो रहा है फिर भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं आ रही, तो हम लोग उन्हें आईवीएफ एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस जो है वो ओवरीज में होता है। एंडोमेट्रियोसिस जो है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी। नॉर्मल क्या होता है, हर महीना पीरियड आता है। वो पीरियड आता है जब यूट्रस का इनर लेयर जो है स्लफ आउट होता है, इनर लेयर का सबसे सुपरफिशियल। हर महीना ये साइकिल चलती है जो हार्मोन्स के चेंज की वजह से होती है। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, जो यूट्रस का जो एक टिश्यू है, एंडोमेट्रियल टिश्यू, वो जो है एग में भी मतलब ओवरीज में भी रहते हैं। तो क्या होता है, हर महीने में जो चेंज यूट्रस में होता है वो चेंज ओवरीज में भी होता है। बट यूट्रस में अगर चेंज होता है, पीरियड आता है, तो वो बाहर वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। बट एग का ओवरीज का तो कोई कनेक्शन नहीं है बाहर से। तो क्या होता है, वो ब्लड जो है ओवरीज में कलेक्टेड होते जाते हैं, जिससे उसमें ब्लड भरता जाता है, जिसको एंडोमेट्रियोमा कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट को भी क्या होता है, एग की क्वालिटी जो है बहुत ख़राब हो जाती है, वो कंसीव नहीं कर पाते। और ये एंडोमेट्रियोमा जो है वो एग और ट्यूब, इनका जो कनेक्शन है उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। तो एग को ट्रांसपोर्ट में भी प्रॉब्लम होती है। ऐसे पेशेंट को भी हम लोग आईवीएफ एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक पेशेंट जिसको जो भी है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है। फर्स्ट ईयर वो हमारे पास आए कि डॉक्टर शादी के 12 महीने हो गए, हमने कोशिश किया फिर भी हमारे प्रेगनेंसी नहीं आए।
तो हम लोग उन्हें कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो कराते हैं। मान लीजिए वो नॉर्मल आते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं पेशेंट को और एक साथ ट्राई करें। 2 साल हो गए तो भी पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं हुआ, इसको कहते हैं हम लोग अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जो कि 25% केसेस में होता है। ऐसे पेशेंट को भी हम लोग IVF एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक पेशेंट जिसने IUI ट्राई किया हो, 6 से 12 साइकिल IUI होने के बाद भी अगर एक पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो पाता है, वैसे कंडीशन में भी हम लोग IVF एडवाइस करते हैं। ये हुए एब्सोल्यूट इंडिकेशन जहाँ पे हमें IVF करना होता है, नहीं तो नेचुरली प्रेगनेंसी आना बहुत ही डिफिकल्ट है या नामुमकिन है। नेक्स्ट आते हैं रिलेटिव इंडिकेशन में। रिलेटिव इंडिकेशन मतलब जहाँ हम लोग IVF कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इसमें हो जाता है सबसे पहली बात, पेशेंट को जल्दी प्रेगनेंसी चाहिए, पेशेंट ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, एज फैक्टर हो या कुछ सोशल रीज़न हो उसकी कंडीशन में। दूसरी बात, अगर एग को प्रिजर्व करना होता है, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट कोई कैंसर की प्रॉब्लम है, उन्हें कीमोथेरेपी लेना है बहुत कम उम्र में या रेडिएशन लेना है, वैसे कंडीशन में हम लोग उनका एग प्रिजर्व करके रखते हैं। तीसरी कंडीशन होती है जब मेल में जो स्पर्म जो है उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ रहती है, वैसे कंडीशन में हम लोग पेशेंट को IVF सजेस्ट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट ये इंडिकेशन है जहाँ पे हम लोग IVF एडवाइस करेंगे, जो कि एब्सोल्यूट इंडिकेशन में आता है, वो है एजियोस्पर्मिया। एजियोस्पर्मिया मतलब स्पर्म का ना होना सीमेन में। ये एजियोस्पर्मिया के 2 कारण होते हैं। स्पर्म का ना होना 2 कारण से होते हैं, एक है ऑब्स्ट्रक्टिव, एक है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब ब्लॉक हो जाता है, जो जिस ट्यूब से जो है स्पर्म कैरी होता है टेस्टिस से लेके पेनिस तक, वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में जो है वो दूसरा कारण आता है, वो हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और हाइपोथैलेमस है उससे रिलेटेड होता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या करना होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव मान लीजिए उस डक्ट में अगर ब्लॉक होता है तो हम लोग डायरेक्टली स्पर्म जो है टेस्टिस से कलेक्ट करते हैं, जो कि ओनली IVF के थ्रू ही पॉसिबल होता है। तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग IVF ही एडवाइस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे इनफर्टिलिटी के पेशेंट को IVF ही देना होता है, ढेर सारी ट्रीटमेंट है, जैसे ट्यूबल प्रॉब्लम, ओवरी प्रॉब्लम, यूट्रस के प्रॉब्लम के हिसाब से हम लोग उन्हें ट्रीट करते हैं, फिर मैक्सिमम पेशेंट नेचुरली कंसीव हो जाते हैं। बट कुछ पेशेंट होते हैं जिसके, जैसे मैंने बताया एब्सोल्यूट इंडिकेशन में, जहाँ नेचुरल प्रेगनेंसी आना काफ़ी मुश्किल होती है या ना के बराबर होती है, वहाँ पे हमें डेफिनेटली IVF कराना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि IVF कराने से कॉम्प्लिकेशन होगा, ये होगा। कॉम्प्लिकेशन थोड़े बहुत होते हैं, बट हमें देखना होता है रिस्क बेनिफिट रेशियो। IVF क्या हमें नुकसान ज़्यादा कर रहा है या हमें फ़ायदा ज़्यादा कर रहा है, ऐसे करके आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।